हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो इस बार 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वो MCQ पैटर्न पे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दी जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। और सही ऑप्शन पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप चैप्टर का डीप नॉलेज लीजिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। तो जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर है 10 लाइट क्लास 10 के लिए है ये। और जो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, कृपया उस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और यही पॉइंट्स आपको MCQ को सही ऑप्शन, जो आपका क्वेश्चन होगा, सही ऑप्शन फाइंड करने में मदद करेगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। हमें एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर सके, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। एंड कुछ प्रॉपर्टी है लाइट के बारे में, जब वो भी देख लेते हैं। तो लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही मतलब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रैवल करते हैं। सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम या एयर। आपका वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करने हैं। पहला है हमारा एक रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन होता है इस टॉपिक को हम पहले कवर कर लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन है एक्चुअल में ये होता है आपका लाइट का बैंड होना बाय ए शाइनी सरफेस या स्मूथ सरफेस। कोई स्मूथ सरफेस अगर आपके पास है तो लाइट वहाँ से बैंड हो जाती है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास ये एक मिरर है और ये एक लाइट आ रही है जिसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और वो इस मिरर से लाइट बैंड होके चली जाती है। तो ये लाइट का अपने पाथ से बैंड हो जाना किसी एक सरफेस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये एक इंटरफेस है जो 2 मीडियम को, मीडियम 1 और मीडियम 2 को डिवाइड कर रहा है। और लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंट होती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से, इसका पाथ था, इस पाथ से वो बैंड हो जाता है। और इस बैंड होना किसी लाइट का जब मीडियम चेंज हो रहा हो उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो एक एक करके हम दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक ये मिरर होता है, ये मिरर है, एक लाइट आपके तरफ, मिरर की तरफ आएगी और वो यहाँ से टकरा करके बैंड होकर वापस आएगी। ठीक है। तो होता यह है कि जो आपका ये जो आपका कमिंग रे है इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस जा रहा है उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल एक्चुअल में परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं, ये सरफेस है, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसी को नॉर्मल बोल देंगे। और ये जो नॉर्मल है, ठीक, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्शन में कुछ 2 लॉ हैं। वो लॉ नंबर 1 देखिए क्या है। लॉ फर्स्ट कहता है, आपसे डिफाइन जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसी से आप याद हो जाएगा। तो लॉ फर्स्ट कहता है आपसे कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका नॉर्मल है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लॉ सेकंड यही क्या है? लॉ सेकंड इंपॉर्टेंट है, पेपर बना सकता है। सेकंड लॉ कहता है आपसे कि नॉर्मल से जितना एंगल बना करके इंसिडेंट रे आई थी, इसका नाम हम आई देंगे, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बना करके यहाँ से वापस जाएगी, एंगल आर। तो सेकंड लॉ कहता है कि जो आपका एंगल आई है और जो आपका एंगल आर है वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल फ्रॉम नॉर्मल आर इक्वल। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि भाई मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिरर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज योर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल में होते हैं वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है हमारा कॉनकेव एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
तो जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है देखिए जरा, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक। तो प्लेन मिरर जो होता है, जो इसका रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखिएगा किसी भी प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इनफाइनाइट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इनफाइनाइट होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो आप यहाँ समझिए पहले एक बार। जो कॉनकेव मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर, सीधी सी बात है, किसी स्फेयर से काट के निकाला जाता है। ये आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर का सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लीजिए और इसके राइट साइड में आप पॉलिश कर दीजिए। तो पॉलिश कर देने के बाद जो मिरर तैयार होगा उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसी प्रकार अगर आपका स्फेयर इस पोर्शन से काटा होता और इसको इस तरह पॉलिश कर दें, ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो समझिए जरा। मान लीजिए कि आपका ये कॉनकेव मिरर था, जो कॉनकेव मिरर है वो किसी एक स्फेयर से काट के निकाला गया है। तो जिस स्फेयर से वो काट के निकाला गया है उसका जो सेंटर होगा उसे बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से, ठीक। हर सरफेस का अपना एक सेंटर होता है। ये जो सेंटर है इसी को बोलते हैं हम लोग पोल। ये हमारा पोल है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। ये फोकस है, ठीक है। जो ये सरफेस है जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग अपर्चर। अपर्चर जो पॉइंट यहाँ है सेम पॉइंट कॉन्वेक्स के लिए भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह। तो ध्यान रखिएगा कि जो कर्वेचर, जो कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंस मिरर के लेफ्ट साइड में है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में है, और तो फोकस भी आपका राइट में ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, फोकस भी राइट में होगा, और ये है इसका ये पोल, ठीक। तो इसका रेडियस इनफाइनाइट इसलिए होता है कि कोई भी प्लेन एक्चुअल में होता क्या है, तो प्लेन इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्फेयर ऑफ लार्ज रेडियस। कोई भी एक बड़ा रेडियस ले लीजिए और उस रेडियस के जो आप कोई भी एक बड़ा सा स्फेयर एज्यूम कर लीजिए और उस बड़े से स्फेयर का छोटा सा जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग प्लेन कहते हैं। जैसे कि आपका अर्थ है, तो अर्थ तो गोल है लेकिन आपका फर्श कैसा है, प्लेन है। प्लेन इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है वो काफ़ी बड़े साइज का स्फेयर है और उसका छोटा सा पोर्शन आपका फर्श होता है, इसलिए आपका फर्श प्लेन है और आपका स्फेयर काफ़ी बड़ा है। तो बड़े से स्फेयर का छोटा सा पोर्शन प्लेन कहलाता है, इसीलिए प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज ऑब्टेन करने के हमारे पास 3 रूल हैं और वो तीनों ध्यान से पढ़ लीजिए। फर्स्ट हमारा कि अगर हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का ये पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। कितने भी रे आप यहाँ से आप पैरेलल लेके आइए, जितने भी रे पैरेलल होंगी वो सभी के सभी आपके फोकस से पार होंगी, तो उस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1। सेकेंड रूल आपसे कहता है कि अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है, ये रहा आपका पोल पे, तो पोल पे कोई रे अगर इंसिडेंट हो रही है तो जितना एंगल बना करके वो आई है उतना ही एंगल बना करके वो वापस भी जाएगी, यानी कि एंगल आई और एंगल आर पोल पर इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या आपका फोकस, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो उसी रास्ते से बैक रिबाउंड हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तीनों रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपका जो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट वो आपका क्या था, फोकस था। यहाँ से आपका रे इस फिक्स पॉइंट से रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रे रिफ्लेक्शन के बाद उस फिक्स पॉइंट से पास करता है, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे ये था कि एट पी यानी एट पोल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इस वाले पॉइंट में क्या है कि अगर जो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है
तो वो बैक रिबाउंड होती है। कैसे? बैक रिबाउंड हो जाती है। ये बात ध्यान के, कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रख लेना। ये बैक रिबाउंड जब भी आए समझ जाइएगा कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी। तो चलिए कुछ इमेज ऑब्टेन कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर से। तो इमेज ऑब्टेन करते हैं तो इसमें पहला हमारा ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट है। इन्फानाइट का मतलब ये होता है कि जो आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो काफ़ी लार्ज है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो देखते हैं कि आपका इमेज कहाँ बनेगा। तो भाई ये है हमारा F और ये हमारा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। ये तीन चीज़ें दिखाना जरूरी है रे को इमेज ऑब्टेन करने के लिए। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हो और वहाँ से रे आती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हो गई। तो जब भी ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास करेगी भाई? वो रूल नंबर 1 कहता है कि वो फोकस से पास करेंगी। तो इमेज कहाँ बन गया? तो इमेज बन गया आपका F पे। ध्यान रखिए, आपका कोई भी इमेज ऑब्टेन करना हो तो कोई भी दो रे ले लीजिए और वो दो रे जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी आपका इमेज वहीं बनेगा। सपोज दैट अगर आपने 2 की जगह 3 रे ले लिया होता तो ये तीसरा रे भी यहीं से पास करेगा, इमेज तो यहीं बनेगा। तो इसमें आप ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हो तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? PI मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा भाई? तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट F। साइज ऑफ इमेज SI, साइज ऑफ इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब आपका पॉइंट साइज होने वाला है, पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज होगा। तीसरा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है भाई? जो इमेज अगर आपका मिरर के लेफ्ट में बनेगा, कोई भी इमेज अगर आपके मिरर के लेफ्ट में जा रहा होगा तो ध्यान रख लीजिएगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल इमेज क्या होती है? तो मैंने एक वीडियो अपने एक्सपेरिमेंट में डाला था, इस चैनल पे है, एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा ऑप्टिक्स का। तो रियल इमेज वो होती हैं जो कि किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई भी इमेज फॉर्म्ड हो जाए उसको रियल इमेज बोलते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हमेशा उल्टा बनेगा स्क्रीन के ऊपर। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये फर्स्ट केस हो गया। ऐसे ही आपके 6 डायग्राम आपके NCERT में है, तो मैं 2 डायग्राम और बनवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सेकंड केस ले चलते हैं, ऑब्जेक्ट बिहाइंड C, और देखते हैं कि जब अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो अगर मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने C से पीछे रखा हुआ हो। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि C से पीछे रखा हुआ है। तो C से पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए ये रहा आपका पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। और ये कहाँ से पास करेगा भाई? ये पास करेगा आपका F से, और ये पास करेगा C से, ये रहा इधर, और यहाँ से बैक रिबाउंड हो गया। तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है? आपका इमेज C और F के बीच में बन रहा है। तो क्या 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 केस बन गया यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हुआ तो पोजीशन ऑफ इमेज तो है बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बनेगा। साइज ऑफ इमेज चेक कर लीजिए, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटा साइज ऑफ इमेज बनाए तो स्मॉल है, स्मॉल साइज है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है भाई? मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल देता, थर्ड केस देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट जो मेरा वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, P, F और ये C, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे रख दिया जाए, किस पे? C पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए ये रही आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, ये पास कर रही है कहाँ से? ये पास करेगी आपका फोकस से, ठीक है। ये रे गई पोल पे, जितना एंगल बना के आई उतना ही एंगल बना के ये वापस जाएगी। तो देखिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नीचे ही बन रहा है। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट C पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट एट C है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है भाई? पोजीशन ऑफ इमेज एट C ही है। साइज ऑफ इमेज चेक कर लीजिए, इक्वल है किसके? ऑब्जेक्ट के। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में आता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज वहीं पे बन जाता है, बिल्कुल C के नीचे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एक केस और कर लेते हैं जिसमें कि कोई कॉनकेव है वो वर्चुअल इमेज बनाता है।
तो वो केस है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अगर आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का पोल हो गया, ये इसका एफ है, ये आपका सी है, तो एफ और पी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए पी और एफ के बीच में, तो ये देखिए इसका इमेज कैसे बनेगा। ये रे गई यहाँ से, ये जाएगी कहाँ से, एफ से वापस, ये रे गई पोल पे और पोल से ही वापस चली जाएगी। तो ये रे आगे की तरफ डाइवर्ज हो रही है, आगे कभी नहीं कट करेगी। लेकिन हाँ, अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊँ तो पीछे बढ़ाने से ये आपको पीछे की तरफ एक इमेज दे सकता है, यानी कि अब जो आपको इमेज दिखाई देगा वो एक मिरर के अंदर दिखाई देगा। जो भी इमेज मिरर के अंदर दिखाई देता है वो वर्चुअल इमेज होता है। और कॉनकेव एक ऐसा मिरर है, ये वर्चुअल इमेज भी बड़ा बना के दिखा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वो इनसाइड मिरर है, मिरर के अंदर है, यानी कि राइट साइड ऑफ मिरर, या जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो है आपका बिहाइंड मिरर, मिरर से दूसरी तरफ बना हुआ है आपका ये इमेज। और आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो आपका लार्ज है, और जो नेचर ऑफ इमेज है वो ध्यान रखिएगा वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज जो होता है वो मिरर के अंदर दिखाई देता है, स्क्रीन पे ऑब्टेन आप नहीं कर सकते, ठीक। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, वो हमेशा आपको सीधा नज़र आएगा। अगर आप अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखते हैं तो प्लेन मिरर में बना हुआ इमेज आपको सीधा नज़र आता है, ठीक। वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर है आपका वर्चुअल इरेक्ट, और कॉनकेव मिरर दोनों ही इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास दो मिरर हैं, एक कॉनकेव वाला है और एक ये कॉन्वेक्स वाला है, ठीक। तो कॉनकेव मिरर जो है वो अगर उसके सामने दो पैरेलल रे आ जाएं और कॉन्वेक्स वाले के सामने आ जाएं, तो कॉनकेव वाला सभी लाइट को एक पॉइंट पे एकत्र कर देता है, इकट्ठा कर देता है, कन्वर्स कर देता है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ट कर देता है, लाइट को फैला देता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है आपसे। तो अब जो बच गया रिफ्लेक्शन में वो है मिरर का साइन कन्वेंशन। तो कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। तो साइन कन्वेंशन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करना है, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास जैसे फोकल लेंथ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, वो उन सभी का पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको पता होना चाहिए कब आता है। तो वो साइन कन्वेंशन कहलाता है। बात ध्यान रखिए कि आपका ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे P, और ये y एक्सिस मान लीजिए और इसे आप x एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। तो P के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, P के राइट में पॉजिटिव होगा। तो P के लेफ्ट में ही आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपका ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है भाई। तो C से पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो C और F के बीच में आपका इमेज बनेगा। वह ध्यान रखिएगा, मिरर में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो सभी पोल से मेजर किए जाते हैं। पोल से अगर आप F तक का डिस्टेंस नापे तो इसको स्मॉल f फोकल लेंथ कहते हैं। ये आपका इमेज था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का डिस्टेंस P से V कहलाता है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है। ये आपका C रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R कहलाएगा, और यहाँ से आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहलाएगा। सारे ही डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करने हैं। पोल से लेफ्ट में गए तो पॉजिटिव नेगेटिव, और पोल से राइट में गए तो पॉजिटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें U की वैल्यू ये हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक, जिसे बोलते हैं क्या, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। U क्या भी हमारा, U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है।
ऐसे ही आपका होता है इमेज डिस्टेंस। तो जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस v से लिखा जाता है, और अगर ये वैल्यू v की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई या फिर नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव होने पर ध्यान रखिएगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, और अगर नेगेटिव हुई तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। नेगेटिव है तो लेफ्ट बनेगा ना, तो लेफ्ट बनेगा, इसलिए v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो राइट में बन जाएगा इमेज, और जो मिरर जो राइट में इमेज बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हम f से लिखेंगे। f की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो देखिए ये हमारा मिरर है, इसका f किधर की तरफ है, नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव हुआ तो कौन सा मिरर है ये है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस, सभी के लिए f की वैल्यू नेगेटिव होती है, और f की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वो आपका कॉन्वेक्स होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। नेक्स्ट हमारा हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट जो है ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इसीलिए जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमेज देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज hi अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव यानी ऊपर बन गया, तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर hi की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वो नीचे बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये दोनों ही केस में पॉसिबल है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अगर hi की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज ऊपर बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चला जाए तो पॉजिटिव होगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और hi की वैल्यू अगर नेगेटिव बन जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा। और ये दोनों ही केस में वैलिड है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। V और F में जो भी आपके 3 क्वांटिटी हैं, इसमें से 2 क्वांटिटी आपको दी जाएंगी और एक मिसिंग होगा, वो आपको निकालना होगा। ये बात ध्यान रखिए, उस क्वांटिटी 2 क्वांटिटी U, V और F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और F फोकल लेंथ, इन तीनों में से कोई 2 क्वांटिटी मिसिंग होगी और एक निकालना होगा। तो मिसिंग क्वांटिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारा मिरर फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। कभी कभी क्या होगा कि वो आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ लेगा, तो उसके लिए एक होता है क्वांटिटी, जिसे बोलते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में ये बताता है कि कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है तो कितना छोटा या कितना बड़ा इमेज बना सकता है, उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, वो ये आपको मैग्नीफिकेशन बता देगा। तो एक्चुअल में जो मैग्नीफिकेशन है वो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्चुअल में मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला है। लेकिन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इसी में और आगे अगर कन्वर्ट अगर चेंज किया जाए तो वो ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। वही इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस का v अपॉन u। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ध्यान रख लीजिएगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो लार्ज इमेज है, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो वो स्मॉल इमेज बनाएगा। जैसे सपोज दैट अगर m की वैल्यू +1 आ रही है, अगर m की वैल्यू +1 है तो इमेज कैसा होगा, देखिए प्लस है तो सीधी सी बात है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और 1 है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, इक्वल साइज बना हुआ है। ठीक है, इक्वल साइज है। अगर m की वैल्यू -1.5 है, -1.5, तो माइनस आ गया तो मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 1.5 है तो मतलब क्या, लार्ज इमेज है, बड़ा साइज से इमेज बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ा आपका इमेज बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से होंगे, तो आप इसे जरूर सही से कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में उम्मीद कीजिए कि आएगा ये क्वेश्चन यहाँ से।